गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो, जैसे जैसे रिजल्ट पास आते जा रहा है आपका जोश भी कम होता जा रहा है। सर, पिछली क्लास में हमने देखा था, क्या क्या बातें हमने डिस्कस करी थी पिछली क्लास में। एक हमने देखा था इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है। आपको ध्यान रहेगा सर, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या? अगर हम विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं, एमपी टू एमपी, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, उसे हम कहते थे क्या? इंट्रा। और इंट्रा स्टेट में सर टैक्स कौन सा चार्ज होता था? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हम विद इन द यूनियन टेरिटरी बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या चार्ज होगा सर? सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। अब अगला डाउट ये था कि सर आखिरकार कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी को स्टेट्स का दर्जा दिया गया? 3 यूनियन टेरिटरी को स्टेट्स का दर्जा दिया गया सर, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। इसका मतलब है भैया सोशल साइंस के हिसाब से तो ये क्या कहलाएंगे? यूनियन टेरिटरी। पर जीएसटी के हिसाब से इन्हें क्या कहेंगे? स्टेट्स, डीम्ड स्टेट्स। और जब इसे डीम्ड स्टेट का नाम दिया गया तो अगर दिल्ली टू दिल्ली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांजैक्शन हो रहा है तब भी क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर हमने देखा था सर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि सर ये जो है ना, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, तो यहां पे राजा क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था सर व्हाट? इंटर। अगर इंटर स्टेट सप्लाई तो हम चार्ज करेंगे क्या? आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब अगर दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच बात हो रही है, एमपी महाराष्ट्र। अगर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के बीच में बात हो रही है, लद्दाख या चंडीगढ़। एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है, यहां दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच बात हो रही है तो हम वहां पे क्या कहेंगे? उसे इंटर स्टेट सप्लाई। और क्या चार्ज करेंगे सर? आईजीएसटी। फिर हमने देखा था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। फॉरवर्ड चार्ज में हमने देखा था कि सर यहाँ पे पेस है, यहाँ पे एक श्री है रिसीवर जिसकी फीस है 50,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 4500 4500। ये 59,000 श्री की जेब से जाएंगे और पेस के पास आएंगे। इस 59,000 में से जो 9,000 है वो पेस डिपॉजिट करा देगा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बस इस मैकेनिज्म को बोलते क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा? पेस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता था सर? हमारे पास एक इंसान था जिसका नाम था रिकवरी एजेंट या वसूली भाई। ये जो रिकवरी एजेंट वसूली भाई ये बैंक्स को सर्विसेज दे रहा है। इस केस में बैंक पेमेंट दे रही है और मैंने कहा था जो पेमेंट देता है उसे कहते हैं रिसीवर और जिसे पेमेंट मिलता है उसे कहते हैं हम सप्लायर। तो सर बैंक यहाँ पे पेमेंट दे रही है कितना? 50,000। और बैंक को जीएसटी का पेमेंट भी करना पड़ेगा 9,000। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसे कहते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा सर? बैंक को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था जीएसटी का झूला, और जीएसटी के झूले हमने सिर्फ देखा था कि क्या चीज है सर। सबसे पहला क्या है हमारा? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है तो आगे बढ़ो, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सॉरी, नो जीएसटी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है तो फिर देखो सप्लाई है या नहीं है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो नो जीएसटी। अगर सप्लाई है तो देखो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो आगे बढ़ो। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब अगर एक्सपोर्ट का केस है तो उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होगी। फिर आप देखो क्या? रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो बढ़ो आगे। और आखिरी हमने देखना है क्या? एग्जम्पशन। अगर एग्जम्पशन है तो फिर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, और एग्जम्पशन नहीं है तो फिर हम बात करेंगे सर जीएसटी की। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? सर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन सिर्फ देख के आने का, किसी ने देखी क्या? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आप पे पूरा भरोसा, आप देख के भी नहीं आओगे। सर आज अपन पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। तो आज हम हमारा झूला नंबर 1, सबसे पहला क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। आप इधर देख लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। सर गुड्स का मतलब क्या और सर्विसेज का मतलब क्या?
सरकार ने डेफिनेशन बहुत सिंपल दी। सरकार ने कहा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर चीज जिसको मैं मूव कर सकता हूं वो क्या है? गुड्स। क्या ये कैलकुलेटर गुड्स है? हाँ सर। क्या ये मोबाइल फोन गुड्स है? हाँ। ये पेंसिल गुड्स है? हाँ। हर चीज जिसको हम मूव कर सकते हैं वो क्या है? हमारा गुड्स। ठीक है। फिर इन्होंने कहा इंक्लूड्स, कि गुड्स की डेफिनेशन में ये चीजें भी क्या होगी? इंक्लूड। इंक्लूड्स में पहला लिखा हुआ है क्या? एक्शनेबल क्लेम। सर ये एक्शनेबल क्लेम क्या भला है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा क्लेम जिसपे मैं एक्शन ले सकता हूं। कोई भी ऐसा क्लेम जिसपे मैं क्या ले सकता हूं? एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई केस हो गया, तो क्या उस केस के रिगार्ड्स में मैं सिविल सूट कर सकता हूं? हाँ सर, आप सिविल सूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉटरी मिली और लॉटरी पे आप अमाउंट जीत गए, क्या इस अमाउंट के अगेंस्ट क्या मैं एक्शनेबल क्लेम का सूट फाइल कर सकता हूं? हाँ सर, आप सूट फाइल कर सकते हो। तो एक्शनेबल क्लेम का जनरली मतलब ये होता है कि सर जहां पे आपको कुछ मिलने का अधिकार मिला हो, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। इसकी बातें और भी आगे आएगी कि एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी की बातें होगी या नहीं होगी। एक्शनेबल क्लेम के एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम, फिर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, और आजकल वो भी चलता है ना यार, ड्रीम 11, विंजो, रमी सर्कल। वाओ गजब दोस्त, क्या रमी सर्कल। सर इन सब पे क्या जीएसटी आगे जाके देखेंगे? विंजो, रमी सर्कल, फिर गोवा में आपका कसिनो, इनके ऊपर जीएसटी की बातें होगी या नहीं? अभी के लिए तो आप ये समझो कि ये किसके अंदर है? गुड्स के अंदर। अगर ये गुड्स के अंदर है इसका मतलब है इन्होंने पहला झूला तो पार कर है। आगे जाके हम देखेंगे इनके ऊपर जीएसटी की बातें होगी या नहीं होगी। ठीक है। और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्म और पार्ट ऑफ द लैंड। सर ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसल, बेटा डाउट क्या है ना, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो लोगों ने बोला कि भैया ये जो ग्रास है मूवेबल थोड़ी, तो ये तो गुड्स के डेफिनेशन से आउट। और क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन से आउट, तो काहे बात का जीएसटी? हमने क्या करा, हमारा बढ़िया खेत था, हमने पूरा का पूरा बालाजी, बालाजी चिप्स है ना, तो हमने बालाजी चिप्स को पूरा का पूरा बेच दिया, एज इट इज बेच दिया। बालाजी चिप्स को काम आएगा पोटैटो के रिगार्ड्स में, हमने एज इट इज पूरा बेच दिया। अब हम बोल रहे हैं इसके ऊपर काहे बात का जीएसटी? ये गुड्स थोड़ी है। क्यों नहीं है गुड्स? क्योंकि दिस इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सरकार ने बोला बेटा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू द पार्ट ऑफ द लैंड, वो भी क्या कहलाएगा? गुड्स। इसका मतलब है सर ये जो हमारा फसल वसल है, क्या इन्हें भी गुड्स कहलाएंगे? हाँ, ऑल्दो ये अभी मूवेबल नहीं है, पर जब आप इसको बेचोगे तब मूवेबल बनेगी, पर ये फिर भी किसका पार्ट बनेंगे? गुड्स का पार्ट बनेंगे। सर्विसेज की डेफिनेशन देने की बात आई तो मोदी ने बोला यार हमने गुड्स की डेफिनेशन तो बहुत छोटी दे दी, और पहला झूला तो सबको पार कराना ही है, क्योंकि अगर पहला झूला ही पार नहीं हुआ तो फिर जीएसटी की बातें होगी नहीं। तो इन्होंने सर्विसेज की माशाल्लाह क्या डेफिनेशन दी, एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। देख रहे हो आप लॉ मेकर को, डेफिनेशन जानबूझ करके ऐसी ही देनी थी, क्योंकि अगर ऐसी ना देते तो फिर तो सर जीएसटी की बातें होती ही नहीं। लोग पहले ही क्लॉज में से बोलते कि भैया हम तो गुड्स दे ही नहीं रहे, हम तो सर्विसेज दे ही नहीं रहे, तो सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, कुछ करना भी सर्विसेज है और कुछ ना करना भी सर्विसेज है। क्या मतलब सर? टू डू समथिंग इज ऑल्सो सर्विस। जैसे मैं आपको कोचिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये दोस्त को मजा आ रहा था जीएसटी में, इसने क्या करा, सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है क्या? मैंने बोला हाँ है। इसने बोला सर मुझे चाहिए, क्या कॉस्ट है? मैंने इसको दे दिया। अपन यहाँ पे 10,000 ले रहे थे, ये चालू चंड रोज लेक्चर देख रहा था, इसने फीस चार्ज करी 1,000 रुपए, नोट्स भी सेम कॉपी पेस्ट। बच्चे इधर जाने लगे। बोला यार बच्चों यार क्या दिक्कत है? बोले सर वो आपके जैसा सेम पढ़ाता है। बोला यार मेरे जैसा सेम कैसे पढ़ाता है? फिर मेरे को ध्यान है इसने तो लेक्चर लिए थे। अपने यहां से जनता कम होने लगी, जनता किधर जाने लगी?
उसके यहाँ पे बोले सर सेम पढ़ाते हैं। तो मैंने इससे पूछा, मैं बोला भैया क्या राज है? तो बोले सर किसी को बताने मत, आपका सुबह को लेक्चर देखता हूँ, शाम को वही पढ़ाता हूँ, और जिस दिन आपकी छुट्टी हो जाती है क्लास की उस दिन मेरी भी छुट्टी हो जाती है। मैं गजब कर रहा है। मैंने बोला भाई मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देता हूँ। बोला सर किस बात के? मैं बोला जीएसटी पढ़ाने की नहीं, जीएसटी ना पढ़ाने की। तुम एक काम करो, जीएसटी पढ़ाना छोड़ दो, मैं तुम्हें कितने दूंगा? 50 लाख। क्या सर इस 50 लाख को गुड्स माने या सर्विसेज? भैया ये जो 50 लाख है क्या है? सर्विसेज। तो आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, वो भी किस में आएगा सर? सर्विसेज में आएगा। सर गुड्स और सर्विसेज में से कुछ चीज आउट होती है क्या? हाँ, दो चीजें, मनी और सिक्योरिटीज। इसका मतलब है सर पैसे के लेन देन पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। और शेयर खरीदा, डिबेंचर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटी खरीदी, डेरिवेटिव खरीदा। डेरिवेटिव मालूम है आपको? बताऊंगा कभी डेरिवेटिव क्या चीज होता है। डेरिवेटिव मतलब सिंपली अगर कोई पूछे डेरिवेटिव क्या, तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो मैंने बोला इंडिया के 200 रन बनेंगे, मैंने क्या बोला? इंडिया के 200 रन बनेंगे। इसने बोला सर इंडिया के 200 से कम बनेंगे। अगर 200 से ज्यादा बने तो मेरा फायदा, 200 से कम बने तो इसका फायदा। बस इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या सिक्योरिटीज पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती? सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। आप 100 करोड़ के शेयर खरीदो, जीएसटी की बातें नहीं होगी। डिबेंचर पे भी बातें नहीं होगी। मतलब मनी और सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? अभी झूला पूरा नहीं हुआ है, अभी झूला और डिटेल में आएगा। गुड्स एंड सर्विसेज सब मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, अभी मैंने पूरा नहीं करा है। डाउट बाद में आएंगे, है ना? डाउट आप पहले पूछना मत। ओल्ड करेंसी, नई करेंसी, जो फ्यूचर में करेंसी प्रिंट होने वाली है उसके ऊपर भी बता दूंगा, पर अभी रुक जाओ, पूरा हुआ नहीं अभी, ठीक है? एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है? अब इस पे अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस पे जीएसटी की बातें नहीं होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मनी और सिक्योरिटीज को हटा दो, ठीक है सर? सपोज करो ये है, और कहाँ जाए घूमने? कोई अच्छी जगह बताओ। करेंसी कौन सी चलती है? अरे यूएसए जाते हैं, इससे अच्छा तो यार दुबई भी अच्छा है, दुबई जाते हैं, दुबई जाते हैं। साहिल सर का बड़ा मन हुआ यार कि दुबई वुबई द्वारा लगा के आते, दुबई घूम के आते। दुबई में मुझे क्या चाहिए? कौन सी करेंसी चलती है आप बोल रहे हो ना? दिरहम ना? एक दिरहम का भाव क्या चल रहा है? 236। क्या बात कर रहे हो यार? 250 रुपये ले लेते फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। भैया मैं 10 लाख रुपए लेके गया फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास, और 10 लाख रुपए जैसे ही लेके गया मैं फॉरेक्स डीलर के पास, उसको मैंने कहा दिरहम दे दो। उसने बोला सर एक दिरहम की कॉस्ट से कितने रुपीस? 250 रुपए। तो मुझे आप बता सकते हो क्या कितना क्या दिरहम मुझे मिलेगा? अरे 10 लाख रुपए लेके गया, एक दिरहम की कॉस्ट है 250 रुपए, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 250 कितना क्या मिलेगा यार? 4,000। 4,000 मुझे मिलने चाहिए थे कितने? 4,000 दिरहम। फॉरेक्स एक्सचेंज डीलर ने बोला कि सर हम आपको 4,000 दिरहम नहीं देंगे, हम आपको 3,900 दिरहम देंगे। इधर ध्यान से सुनो, हम आपको कितने देंगे? 3,900 दिरहम। मैंने बोला यार 3,900 क्यों देंगे? बोले सर क्या है ना, हम भी कमाने के लिए बैठे,
और सब आपके जैसे थोड़ी है। मैं बोला हाँ ये बात भी सही है। बोले सर हम भी किसके लिए बैठे, कमाने के लिए। तो सर जो 100 दिरहम है ना, वो हमारा कन्वर्जन चार्जेस है। 100 दिरहम हमारा क्या है, मुझे सोच समझ के बताना। अभी हम झूला नंबर 1 देख रहे हैं। झूला नंबर 1 में सिंपल सी बात बोली कि मनी पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, और मनी चाहे इंडियन रुपी हो, फॉरेन करेंसी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मनी इज मनी। तो क्या इस धीरम पे जीएसटी की बातें होगी? क्या इस धीरम पे जीएसटी की बातें होगी? नहीं। क्या इस 10 लाख रुपए पे जीएसटी की बातें होगी? नहीं। क्या इस 4000 दिरहम पे जीएसटी की बातें होगी? नहीं। क्या इस 3900 पे जीएसटी की बातें होगी? नहीं। सरकार यहां तक तो चुप रही। सरकार ने बोला ये जो है ना कन्वर्जन चार्जेस, दिस इज नॉट मनी, दिस इज अ सर्विस which is given by Dubai dealer to Sahil sir, for which an extra consideration is charged। और वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन कितना है? 100 दिरहम। ये जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ ना 100 दिरहम का, इसके ऊपर सर हम जीएसटी की बातें करेंगे। तो 100 दिरहम मल्टीप्लाई बाय कितना, 250, तो ये कितना आ गया? इस 25,000 पे हम, बोलो बात क्लियर है क्या? इसका मतलब है सर अगर कन्वर्जन चार्ज नहीं लगते तो फिर जीएसटी की बातें नहीं होती। दोस्त फॉर सपोज करो ये आई मेरे पास, इसने बोला सर आपके पास बड़े बड़े नोट होते हैं। मैंने हाँ यार तुमको कैसे पता? बोले सर एक काम करो कि मेरे को है ना 500-500 रुपए के 4 नोट दे दो। सपोज करो 2000 का नोट चलता है, सपोज करो 2000 का नोट चलता है। इसने बोला सर आप मुझे 2000 का नोट दो, मैं आपको 500-500 के 4 नोट देती हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको 2000 का बड़ा नोट दिया, आपने मुझे 500-500 के कितने नोट दिए? 4 नोट। ठीक है, क्या इस पे कोई जीएसटी की बात है? नहीं। पर विनय सर आए वापस से क्लास में, अब मैं तो चला गया था। अब इसको वापस से ध्यान आया कि नहीं यार मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मुझे तो वापस से क्या चाहिए। विनय सर बड़े चालू चंड थे, उन्होंने बोला मैडम मैं 100 रुपए लूंगा, मैं सांस भी पैसे से लेता हूँ। उन्होंने बोला मैडम मैं आपको दे तो दूंगा पर मेरी कमीशन रहेगी कितना, 100 रुपए। तो 2000 के बदले में जो 1900 है, ना 2000 पे जीएसटी ना 1900 पे जीएसटी, पर वो जो 100 रुपए है क्या उनके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर वो 100 रुपए पे जीएसटी की बातें होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? आप थोड़ा साथ दोगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन ये फाइनल का करूं। एक लाइन ही है जो अभी वाले अटेम्प्ट में आई थी। ऐसा मुझे पूरा भरोसा रहता है जो मैं पढ़ाता हूँ सीए फाइनल के बच्चे भी कर ही लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीएसटी लॉ इज कट कॉपी पेस्ट सेम इन सीए फाइनल ऑल्सो। सेम सेम मतलब सेम। ठीक है, तो कभी कभार मैं अगर सीए फाइनल के क्वेश्चन कराऊं तो ये मत कहना कि सर हम सीए फाइनल में नहीं है, तुम कहना हमारा लेवल सीए फाइनल से भी ऊपर है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि सीए फाइनल के क्वेश्चन ईजी है। पिछली बैच में बोला कि सर जब आपने सीए फाइनल का पेपर करा है तो वो हमको ज्यादा इजी लगा एज कंपेयर टू इंटर। मैंने बोला बस ठीक है, तो अभी कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, मनी तो आपको समझ में आ गया। अगर मनी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। और क्या मान के होगी, गुड्स या सर्विसेज? सर्विस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ये है साहिल सर। और साहिल सर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे। ये मैं हर बार एग्जांपल 100 करोड़ का ही देता हूं क्योंकि मम्मी कहती है एक बार सरस्वती माँ जुबान पे बैठती, कभी ना कभी वो दिन आएगा। तो 100 करोड़ के मैंने क्या खरीदे? रिलायंस के शेयर। बधाई हो सर, आपने 100 करोड़ के शेयर खरीदे। जब मैंने 100 करोड़ के शेयर खरीदे, ज़ेरोधा वाले ब्रोकर इतना सीधा तो नहीं है कि 100 करोड़ दो और 100 करोड़ के शेयर खरीदो। वो पता है क्या करेगा? वो बोलेगा कि सर एक काम करो,
आपकी जो शेयर की बाय वैल्यू है ना, वो तो कितनी है? 100 करोड़। इस पे आप मुझे दे दो क्या? ब्रोकरेज। मैंने बोला कितनी ब्रोकरेज? बोले 1 करोड़। ठीक है। फिर बोले सर इस पे एक और चीज दे दो मेरे को, ट्रांजेक्शन चार्जेस। ले ले, मैंने बोला वो भी ले ले। ट्रांजेक्शन चार्जेस दे दो सर आप 50 लाख। डाउट ये है कि क्या सब पे ही जीएसटी की बातें ना करें, कि सर 100 करोड़ को छोड़ के 1 करोड़ और 50 लाख पे तो जीएसटी की बातें करूं। हाँ, 1 करोड़ और 50 लाख पे तो जीएसटी की बातें करो ना भैया। सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन कौन सा है? 100 करोड़। एक और चीज, अगर 100 करोड़ पे जीएसटी की बातें करते ना तो अर्थ पे अनर्थ हो जाता। बताऊं कैसे? सुनना ध्यान से। 100 करोड़, 18% जीएसटी। शेयर मार्केट में जब लिस्ट होगा तो क्या 118 करोड़ पे होगा या 100 पे? 100 पे। भाई जीएसटी का पैसा क्यों लिस्ट होगा? भाई शेयर मार्केट में एक एक परसेंट शेयर को बढ़ने में टाइम लगता है। ऐसे तो फिर शेयर मार्केट रातों रात ठप हो जाएगा, कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, आप 118 रुपए दे रहे हो, आपको चीज 100 रुपए की मिल रही, आप दे कितने रहे हो? 118, पर आपको चीज कितने की मिल रही है? 100। तो आप बाय करोगे क्या? नहीं। तो सरकार ने बोला देखो हमको शेयर मार्केट को प्रमोट भी करना है और इस पे लगा भी नहीं सकते, तो हमने क्या कराना है, इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। पहले इस पे इनकम टैक्स भी नहीं लगता था, पहले इस पे इनकम टैक्स भी नहीं लगता था। राकेश झुनझुनवाला ने 10,000 करोड़ व्हाइट मनी करा है, 10,000 करोड़ व्हाइट मनी पूरा रिफ्लेक्ट करा, क्योंकि इनकम टैक्स भी नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि सरकार शेयर मार्केट को प्रमोट करना चाहती है। सरकार देश में इक्विटी कल्ट, इक्विटी अवेयरनेस फैलाना चाहती है। पहली बार निर्मला सीतारमन ने बजट में बोला कि हम एफआईआई के भरोसे नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हम भरोसे नहीं है, ये हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, इनमें इतनी ताकत है कि चाहे एफआईआई आए चाहे एफआईआई जाए, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम शेयर मार्केट को क्या करना चाहते हैं? प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये बाय वैल्यू पे तो कोई जीएसटी बात नहीं होगी, पर सर ये जो ब्रोकरेज है, ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ, ये हो गया 101.5। और मुझे बताओ जीएसटी एट द रेट 18% किस पे लगाऊं? 1 करोड़ 50 लाख लगाओ ना यार, 1 करोड़ 50 लाख पे 18%। ये आदित्य को देखो, रशिया जाओ, बताओ कितना आ रहा है? 27 लाख। तो टोटल बिल कितने का बनेगा राजा? 128 पॉइंट। बोलो इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? पक्का? बढ़ू आगे? हाँ वो आप देख लो क्या आ रहा है, शायद से लाख में आपसे कोई गड़बड़ हुई है ना। कितना आएगा? 101 पॉइंट। यार आपका ग्रुप कौन सा है, मैं उसमें एडेड नहीं हूं क्या? चलो मुझे एक बात बताना, सीए फाइनल अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूं। अटेम्प्ट इज नवंबर 23। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सीए फाइनल नवंबर 23, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है बता दोगे, सोच समझ के बताना है ना। सोल्ड अ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, which was due in the month of April. Said contract had no delivery option. अमाउंट दिया हुआ है 20 लाख। अमाउंट दिया हुआ है कितना? 20 लाख। क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें होगी क्या? इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। स्टॉक एक्सचेंज बोले तो
नो जीएसटी। एनएससी हो, बीएससी हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, फॉरेक्स हो, शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, इसके ऊपर कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होती। आई बात समझ में? तो कभी आपको ऐसा कुछ नया दे दे, आपके लेवल पे वो ऐसे ही देगा, शेयर देगा, सिक्योरिटी देगा, वो ऐसे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। पर अगर दे भी दे तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। उसमें लिखा है ना एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या जीएसटी की बातें होगी? नहीं। पर अगर कोई एक्सचेंज चार्जेस लगते, क्या उसके ऊपर जीएसटी की बात होती? हाँ। इन्होंने क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल बना दिया, क्वेश्चन बड़ा ही क्या बना दिया? सिंपल। आई बात समझ में? बोलो पक्का? ठीक है। एक और चीज है जो गुड्स की डेफिनेशन में है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर फिर भी आप इसको ध्यान रखना। एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम न्यूमस्मैटिक वैल्यू। सर ये न्यूमस्मैटिक वैल्यू क्या होता है? बेटा कुछ कुछ जो गुड्स होते हैं, जैसे ये मनी है, तो मनी को तो कहां से आउट कर दिया आपने? गुड्स से आउट कर दिया। पर सर कुछ कुछ ओल्ड मनी रहता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। आखिरकार अब मनी किसको कहे? क्या 2000 का नोट मनी कहलाएगा? नहीं, वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। पर अगर मेरे पास 2000 का नोट पड़ा है, इसने बोला कि सर मुझे 2000 का नोट दोगे? मैंने बोला हाँ देंगे। इसने पूछा सर कितना भाव? मैंने बोला 500 रुपए। तुम बोल रहे हो सर 2000 का नोट का 500 रुपए क्यों? भैया अब उसकी कीमत 2000 भी नहीं है। क्या अब उसकी कीमत 2000 है? नहीं। मैंने बोला कितने रुपए? 500। क्या सर ये मनी है? सर ये मनी थोड़ी है। मनी तो वो जिसकी वैल्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे? रिकॉग्नाइज करे, जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहे। इस चीज को कहा जाता है मनी हेल्ड फॉर न्यूमस्मैटिक वैल्यू। न्यूमस्मैटिक वैल्यू मतलब ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड करेंसी, ओल्ड मेटल, ओल्ड सिल्वर, इन्हें कहा जाता है व्हाट? न्यूमस्मैटिक वैल्यू। तो ओल्ड कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, गोल्ड, इनके ऊपर भी सर जीएसटी की बातें होगी। गोल्ड को रहने दो आप, गोल्ड पे तो वैसे ही होगी जीएसटी की बात। बोलो बात क्लियर है क्या? इसका मतलब है सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पहला जो झूला है वो किसका है? गुड्स एंड सर्विसेज का। आज ही आप अपना अपना डीमैट अकाउंट खोलो। जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे उसमें एक चीज पाओगे। क्या पाओगे उसमें? कि सर जो भी हम शेयर खरीदेंगे बेचेंगे उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। और अगर हम कोई फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी खरीदें, डॉलर खरीदें, डॉलर बेचें, क्या उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें होगी? सर उसके ऊपर तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। पर जो एक्सचेंज चार्जेस हैं, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, उसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। 5 मिनट आप 2 मिनट रुके। मैं ये देख रहा हूं मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा। जब मैंने भी बहुत बार शेयर खरीदे बेचे ना, तो मैं आपको लाइव बिल दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव अपन एक बिल देखेंगे, उसमें देखते हैं कि ज़ेरोधा वालों ने कोई गलती तो नहीं करी है। आप मुझे बताना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, आप मुझे बताना कहीं ज़ेरोधा वालों ने कोई गलती तो नहीं करी है? बता दोगे ना? बताओ। पेटीएम की 12 बज गई, बायजूस की 12 बज गई, जिंदगी 12 बज रही लोगों की। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? पासवर्ड आपको दिख तो नहीं रहा है ना? तो देख के भी क्या कर लोगे आप? ये दिख रहा है आपको? अरे अभी नहीं दिखेगा, अब आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये राजा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है?
डेरिवेटिव। ये ऐसे ही मैंने क्लास के एग्जाम्पल के चक्कर में मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया था। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में सर आप सबसे पहले देखो बिल कैसा क्या है। ये कौन है अपना ज़ेरोधा। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई इन्होंने क्या लिखा है, मध्य प्रदेश। ज़ेरोधा बेंगलोर में, ज़ेरोधा कहाँ पे, बेंगलोर। हम कहाँ पे, एमपी। तो क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। ठीक है, ये इन्होंने शेयर वेयर लिया। अब मुझे बताओ ये मैंने शेयर खरीदा, इसके मेरे 62.50 रुपीज कुछ लगे, क्या इस पे कोई जीएसटी की बातें होगी, नहीं होगी। क्या 45 पे जीएसटी की कोई बातें होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। पर आप देखो लिखा क्या हुआ है, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या लिखा है, क्या लिखा है, 18% ऑफ ब्रोकरेज, सेबी, ट्रांजैक्शन एंड क्लियरिंग चार्जेस। सर लगता है ज़ेरोधा ने भी आपसे क्लास करी होगी, खैर छोड़ो। सर क्या सिक्योरिटी पे लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ किस पे लगाएंगे, ब्रोकरेज पे, सेबी के चार्जेस पे और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे। ठीक है, और लगेगा क्या, आईजीएसटी। इसका मतलब है यार मेरी मानो, तो एक काम करो, क्या 107 पे लगेगा, 107 मेरा खरीद बेच का भाव है उस पे लगेगा, नहीं। पर ये जो चार्जेस लगे 40 और 0.05 इस पे लगेगा। चेक करो, इन्होंने मेरे को पागल तो नहीं बनाया। 40 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 18%, सही है ना। ज़ेरोधा ने भी अपन से क्लास करी है ना। 40 प्लस 0.05% मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, 7.21। अरे पढ़ाई का मजा ही तब जब अपन उसको प्रैक्टिकल देखें। मालूम तो बड़े आखिर में चीज होती क्या है। कभी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो तो फिर समझ में तो आना चाहिए ना कि हाँ सर देखो ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अब आप कॉन्सेप्ट को चाह के भी कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने आप प्रैक्टिकली देख लिया कि आखिरकार बिल में कैसा क्या होता है। दो चीजें सीखी आपने, एक तो सीखी चार्ज क्या करा, क्या चार्ज करा, आईजीएसटी। देखो ना क्या चार्ज करा, आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी चार्ज करा, क्योंकि भैया ये कहाँ के नहीं रहने वाले, ये देखो ये कहाँ का है ज़ेरोधा, ये लिखा है ना बेंगलुरु डॉलर कॉलोनी। बताओ यहाँ रुपए नहीं समझ रहे, इनकी कॉलोनी कौन सी है, डॉलर कॉलोनी। और अपन कहाँ के, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग। क्या चार्ज होगा भैया यहाँ पे, आईजीएसटी। बोलो बात क्लियर है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर ये डेरिवेटिव आखिरकार होता क्या है, अभी आप इन सब में मत पढ़ो कि डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। फिर भी आपको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दो ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो बहुत सिंपल देखो डेरिवेटिव का एक लाइन में बस, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, ये डेरिवेटिव क्या होता है। फॉर सपोज करो निफ्टी, निफ्टी मालूम है आपको, निफ्टी 50 क्या होता है ना, देश का एक इंडेक्स है। देश का एक क्या है, इंडेक्स। आप ऐसा समझो 50 कंपनियों के शेयर को मिला दिया, उससे एक शेयर आ गया जिसका नाम क्या है, निफ्टी। निफ्टी का भाव चल रहा है सपोज करो 25,000। कितना भाव चल रहा है, 25। मुझे लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे क्या लग रहा है, निफ्टी ऊपर जाएगा। जब आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप एक ऑप्शन खरीदो जिसका नाम क्या, कॉल ऑप्शन। जब जब निफ्टी ऊपर जाएगा आपका फायदा होता जाएगा। पर सर जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा। सर हमें उल्टा लग रहा है, हमें लग रहा है निफ्टी नीचे जाएगा, तो क्या खरीदो, सर ये तो सट्टा है। तो मैंने कहा बोला नहीं है, मैंने कहा बोला नहीं है, ये तो प्योर गैम्बलिंग है। बस आपके हिसाब से चलेगा। सर ये एज गुड एज क्रिकेट मैच है। आपको लग रहा है इंडिया इतने बनाएगी, बनाए तो आपका फायदा, नहीं बनाए तो फिर सामने वाले का फायदा। तो जब आपको लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा तो क्या खरीदना चाहिए, कॉल। नीचे जाएगा तो क्या, पुट। ये सारी चीजों को कहा जाता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डेरिवेटिव क्या होता है, सी फाइनल में आप सब सीखोगे। डेरिवेटिव क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है, डॉलर क्या होता है, पाउंड क्या होता है। बस अभी आप इतना ध्यान रखोगे कि सर कोई भी एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी की बातें नहीं होगी। एनएससी बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट पे देयर विल बी नो जीएसटी, पर ट्रांजैक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है, बोलो इसमें अब किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप दोस्त पूछो। ठीक है, बढ़ूं आगे, पक्का। चलो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया
क्या गुड्स है और क्या सर्विसेज है। गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इस मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा सर? एक्शनेबल क्लेम विल बी इंक्लूडेड, प्लस ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू द लैंड। पूरा का पूरा खेती बेच दिया, इसके ऊपर भी हम जीएसटी वीएसटी की बातें करेंगे। फिर सर्विसेज की डेफिनेशन में क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। बोलो माता रानी की जय। सर सर्विसेज में एक और चीज हमने देखी कि सर कुछ करना भी सर्विसेज है और कुछ ना करना भी सर्विसेज है। सर दो चीजें ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, मनी और सिक्योरिटी। पर मनी एंड सिक्योरिटी के रिगार्ड्स में जो सारी चीजें हो रही है वो क्या कहलाएगी? सर्विसेज। मतलब सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी का मतलब समझना ध्यान से। बेटा मैंने तुम्हें लोन दिया, मैंने तुम्हें क्या दिया? लोन। लोन पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, पर जो लोन पे इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। पर मैं आपको आगे का नॉलेज दे दूं ताकि आप आधा अधूरा दिमाग में ना रखें। इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट इज व्हाट? एग्जेम्प्ट। आगे जाके एग्जम्पशन का चैप्टर आएगा, उस एग्जम्पशन के चैप्टर में आप पढ़ोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, जो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसका मतलब उस पर जीएसटी की बातें नहीं होगी। आई बात समझ में? सर तो यूज ऑफ मनी को क्या मानेंगे? सर्विसेज। और एक और चीज, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। बोलो बातें क्लियर है क्या? आपको गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आया क्या? पहला नंबर झूला समझ में आया? बस पहले झूले में इतना सही है, ठीक है। दूसरा झूला जिसका पूरा चैप्टर है, क्या नाम है? सप्लाई। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। इसका एग्जाम में वेटेज भी रहता है हमारा 5 से लेकर 6 मार्क्स, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ जीएसटी। बिल्कुल ध्यान से, आपको मजा आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको जीएसटी में समझ में नहीं है। जहां जहां प्रैक्टिकल हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा। बिल मेरे पास बहुत सारे बिल रहते ही है, तो बिल बता दूंगा। कभी कभार आप मुझे लगेगा कि आपको पोर्टल दिखाना है तो मैं आपको पोर्टल पे भी लेके जाऊंगा। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतनी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सर सप्लाई की डेफिनेशन हमको दिए सेक्शन नंबर 7। सेक्शन याद रखने क्या? आपको सेक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं इतनी बार क्लास में बोलूंगा आपको याद हो जाएंगे। फिर भी बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा फोर्स नहीं करना है सेक्शन याद करने पे। जो याद हो रहा है बहुत बढ़िया, जो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है याद रखना है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 बात करता है किसकी? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 ने 3 बातें कही। सबसे पहली बात, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब है ये तो सर हमने सीख लिया गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। दूसरा, सप्लाई शुड बी फॉर क्विड प्रो क्यों, सही बोल रहा हूं मैं? समथिंग इन रिटर्न। कुछ तो आना चाहिए सामने वाले से, ठीक है। और सप्लाई शुड बी मेड इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सर आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस होगा तो ही हम जीएसटी की बातें करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज तो देख लिया, हमें कंसिडरेशन देखना है और फिर हमें क्या देखना है? बिजनेस। कंसिडरेशन का मैं नॉर्मल आपको एक एग्जांपल दूं। एक बात बताओ, मैं अगर फ्री में पढ़ा रहा हूं तो क्या जीएसटी की बातें होगी? सर देखो, सर्विसेज तो है, बिजनेस भी है, पर कंसिडरेशन नहीं है, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। और भी बहुत सारी बातें हमें देखनी है, कहां पे? कंसिडरेशन पे। बोलो बात क्लियर है क्या? अभी हम देखेंगे सिर्फ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंसिडरेशन। बिल्कुल ध्यान से। कंसिडरेशन में बहुत सारे सर्कुलर्स भी आए हुए हैं। पहला सर्कुलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। सर ये क्या है? सुनना, ध्यान से सुनना। फॉर सपोज करो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा?
हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? पूजा। अरे वाह, क्या नाम है, वाह। इसमें मजा आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपको मजा आ जाएगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में सर्कुलर में पहला है चलो पूजा इधर ध्यान देना। अरे इसको क्या हो गया? ठीक है, सही लग रही हो तुम? अरे हाँ यार, ऐसा बोल दो सही लग रही हो सर। पूजा है ना? पूजा यहाँ पे एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, साईं बाबा ट्रस्ट मान लो। तुम बेटा साईं बाबा में बहुत मानती हो, तुम श्रद्धा सबूरी, सही बोल रहा हूँ ना मैं, है ना? श्रद्धा सबूरी साईं बाबा में बहुत मानती, बोलो साईं बाबा की जय, है ना? पूजा तुमने सोचा था कि अगर मैं इंटर पास हो गई तो मैं डोनेट करूंगी। इंटर पास हो गई तो क्या करूंगी? डोनेट। वहां पे मैं बेंच डोनेट करूंगी। क्या डोनेट करूंगी? बेंच। ठीक है, बधाई हो, साईं बाबा ने तुम्हारी सुन ली और तुम इंटर पास हो गई। और ऐसा मानते ना कि अगर कुछ बोला हो और नहीं करा हो तो आगे जाके संकट आता है। ऐसा होता है ना कि अगर अपन ने कुछ बोला हो, ठीक है। पूजा तुमने क्या करा ना, साईं बाबा ट्रस्ट को 10,000 रुपए दिए। हो जाएगा 10,000 रुपए में? 10,000 रुपए में वो क्या बना के दे रहे तुमको? बेंच। कोई भी हंसना मत मेरी ड्राइंग पे, वो काफी अच्छी है, मालूम पड़े। ये बेंच दिख रही है आपको? सर ये बेंच है, अरे हाँ ये बेंच है। ये क्या है? बेंच। बेंच पे तुमने बोला यार दिखावे का देश है, दिखावा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने बस क्या करा ना, तुमने साईं बाबा वालों को बोला एक काम करना, यहाँ पे बस ऐसा लिख देना, डोनेटेड बाय, क्या नाम है? पूजा। डोनेटेड बाय व्हाट? पूजा। ठीक है सर, नाम तो लिखवाएगी ना, आखिर उसने डोनेट करा है तो। दिखावा भी कोई चीज होती है, समाज भी कोई चीज होती है, प्रतिष्ठा भी कोई चीज होती है। क्या इस 10,000 पे हम जीएसटी की बातें करेंगे या नहीं? अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, बस मुझे आप एक बात बताओ, आपके हिसाब से इस पे जीएसटी की बातें होनी चाहिए या नहीं? पूजा के एंगल से बताओ, क्या इस 10,000 पे जीएसटी की बातें होगी या नहीं? अच्छा, कौन सप्लायर है कौन रिसीवर है वो तो बताया नहीं आपने। पूजा इस, जो पैसे दे वो रिसीवर, और ये साईं बाबा ट्रस्ट इज व्हाट? सप्लायर। बताओ आपके हिसाब से सर जीएसटी की बातें होगी या नहीं? एक बात बताओ, जीएसटी की बात के लिए कितनी चीजें दिखनी है आपको? 3। गुड्स और सर्विसेज। ठीक है सर, ये तो क्या डोनेट कर रही है बेटा? बेंच। ठीक है, गुड्स है, ठीक है। दूसरा क्या? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। क्या साईं बाबा ट्रस्ट ने इसके लिए बदले में कुछ करा? नहीं करा। सर ये नाम तो लिखा, ओ भाई, नाम लिखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करा, वो तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना। क्या नाम लिखने को एक वैलिड कंसिडरेशन मान लूं? नहीं सर, ये तो सिर्फ इसका नाम लिखा है ताकि समाज में इसकी इज्जत हो, थोड़ी प्रतिष्ठा हो। कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी है। क्या कोई एडवर्टाइजमेंट है? नहीं, ये तो सिर्फ क्या लिखा गया है? नाम। क्या सिर्फ नाम लिखने से मैं ये मान लूं कि कंसिडरेशन है? नहीं। तो इसके ऊपर क्या जीएसटी की बातें होगी? इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरी बात, ये तो पूजा थी। पूजा को देख के मेरे को भी लगा कि यार अपन भी क्यों पीछे हटे। साईं बाबा सबकी बातें सुन ही रहे हैं, आखिरकार साईं बाबा मेरी भी बात सुने। मैंने कहा कि भाई अगर सीए फाइनल में मेरे पास 1,000 बच्चे प्लस हो गए, अगर सीए फाइनल में मेरे पास कितने बच्चे प्लस हो गए? 1,000 बच्चे प्लस हो गए, तो साईं बाबा के मंदिर में अपन भी एक क्या दे देंगे? बेंच वेंच दे देंगे। ठीक है, बताओ, साईं बाबा तो साईं बाबा है ना यार। साईं बाबा ने सुन ली और अपन ने सीए फाइनल की बैच शुरू करी, बिल्कुल बच्चे बैठने की जगह ही नहीं,
ऐसी भीड़ आ रही है 1000 बच्चों से भी क्या हो गया प्लस। और मम्मी कहती थी कि मन्नत मांगो पूरी जरूर करो वरना पाप लगता है। मैंने बोला ठीक है यार, मम्मी ने कहा है ठीक है। अपन ने भी कितने रुपए की बेंच, 10,000 रुपए की बेंच। पर अपन ठहरे लालची इंसान, अपन ने भी शानदार उनको क्या दी, बेंच। अब पता है मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट एक काम करो, इधर लिखो पता है क्या, डोनेटेड बाय साहिल बगाई। ठीक है, उन्होंने जैसे ही ये लिखा डोनेटेड बाय साहिल बगाई, मैंने बोला एक और चीज यहाँ पे लिखो, अब साईं बाबा ने इतना सुना ही है तो न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम। अरे यार तुमको क्या लग रहा है भाई, इंसान दान करे तो कुछ फायदा तो सोचे। न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम, कौन सी तारीख है आज, 14 फरवरी। वाओ। अब मुझे बताओ, उन्होंने मेरे हिसाब से बोला कि सर आप 10,000 रुपए दो, हम आपका बेंच पे लिखेंगे डोनेटेड बाय साहिल बगाई। मैंने बोला इतना नहीं लिखना है, मैं पूजा नहीं हूं, इतना नहीं लिखना है। एक और चीज क्या लिखनी है, न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14 फेब। अब बताओ मुझे, क्या सर बेंच इज अ गुड, हाँ, क्या कंसिडरेशन है, क्या क्विट प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न है, 100% है। वो लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट। वो लोग मेरा क्या कर रहे हैं, प्रमोशन। जब वो मेरा एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कर रहे हैं तो क्या अब इस पे जीएसटी की बातें होगी, 100% इस पे जीएसटी की बातें होगी। क्या सर ये एडवर्टाइजमेंट है, ये क्या है राजा, इसका मतलब है कंसिडरेशन इज बोलो बात क्लियर है क्या। तो सर क्रक्स क्या है, क्रक्स सिंपल सी भाषा में क्रक्स कहूं तो सिर्फ नाम लिखवाना इज नॉट अ कंसिडरेशन, क्योंकि सिर्फ नाम लिखवाने से देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट। पर अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपने एडवर्टाइजमेंट करी है तो सर फिर हम उस पर जीएसटी की बातें करेंगे। पर यह दिखना चाहिए कि आपने क्या करी है, एडवर्टाइजमेंट। 5 बार क्वेश्चन आया सी इंटर में, कितनी बार, 5 बार। बस यही एग्जाम्पल जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस यही एग्जाम्पल अपन करेंगे वो क्वेश्चन भी, और आप ही करोगे वो क्वेश्चन। और आज मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि वो क्वेश्चन में आपको लिखना कैसे है, हाउ शुड बी योर आंसर राइटिंग। कल आप मुझे दिखाना भी सही कि सर देखो हमने ऐसा ऐसा लिखा है। बोलो बात क्लियर है क्या। तो सर डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विट प्रो क्यू। सर यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों लिखा, अरे ओ पेज के नाम से डोनेट कर रही हो, मतलब बाय डिफॉल्ट पेज की क्या कर रही हो, पब्लिसिटी। प्रेरक त्रिवेदी के नाम से डोनेट कर रहा हूं, इट इज नॉट पब्लिसिटी। पेज के नाम से डोनेट कर रहा हूं मतलब क्या है, पब्लिसिटी। ये बाय डिफॉल्ट याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट क्या याद रखना, याद। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था फिजिक्स वाला का, क्या बोला, बोले भाई फिजिक्स वाला पहले अलग पांडे से जानते थे, अब कोई अलग पांडे नहीं जानता, अब सिर्फ एक जना जानता है, क्या, फिजिक्स वाला। बड़े लोग ब्रांड बनाते हैं, बड़े लोग नाम नहीं बनाते हैं। बड़े लोग क्या बनाते हैं, नाम। बड़े लोग नाम, यार तुम कैसे लोग हो यार, बड़े लोग क्या बनाते हैं भैया, ब्रांड बनाते हैं, ठीक है, नाम नहीं बनाते। ठीक है, बात समझ में आई क्या आपको। तो यहाँ पे कौन सा डोनर है, इंडिविजुअल। इसका मतलब लॉ मेकर का सीधा सा फंडा है कि अगर कंपनी है, फर्म है, अदर देन इंडिविजुअल है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट हम जीएसटी की बातें करेंगे, क्योंकि सर वो है ही क्या आपका, प्रमोशन और पब्लिसिटी। ठीक है, और आप भी थोड़ा दान वान करा करो यार। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, उसके बाद पक्का साईं बाबा है ना, साईं बाबा, अरे दूसरे मंदिर में, ठीक है, और उनको कहना भी सही कि बेंच पे लिखो। बेंच पे तभी लिखेंगे तब तुम 100-200 दान नहीं करोगे, कम से कम 10,000 50,000। वो ऐसा रहता है ना, कितनी बार वो आप देखते हो रूम पे, वो रूम के उधर बाहर लिखा रहता है ना, डोनेटेड बाय लेट, कोई मर जाता है तो उसके जीते जीते लोगों ने दान नहीं करा, अब वो मर गया है तो फिर डोनेटेड बाय लेट, और दान करने के बाद लिखवा भी रहे जैसे उसकी आत्मा को पता चल रहा है। कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। तो डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। क्विट प्रो क्यू मतलब
समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन तभी मानेंगे जब देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रेसिपिएंट टू डू समथिंग। तो यहां पे बिल्कुल ध्यान से, क्या नाम लगाना, क्या नेम प्लेट लगाना क्या सफिशिएंट वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा? सर नेम प्लेट लगाना सफिशिएंट वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। एक चीज याद रखना, जब भी इस सर्कुलर का आप आंसर लिखोगे, जब भी आप इस सर्कुलर का आंसर लिखोगे 3 पॉइंट कंपलसरी आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 पॉइंट कंपलसरी आएंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट? पहला, गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, पेमेंट एज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब है देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल गेन। देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल गेन। सर क्या हमको यही वर्ड लिखना पड़ेगा? हाँ यही वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पर्पस इज व्हाट? फिलैंथ्रोपिक। तो 3 चीजें आपको लिखना पड़ेगा। यही आपको लिखना पड़ेगा कि जीएसटी इज नॉट लेविएबल वेयर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी 3? सबसे पहले मेड टू चैरिटेबल, दूसरा पेमेंट एज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। गिफ्ट का मतलब है आपको सामने वाले से कुछ उम्मीद नहीं है। अभी करोगे ना वैलेंटाइन, खैर छोड़ो, वैलेंटाइन पे जब भी किसी को गिफ्ट करो ये मान के ही करना। क्या मान के? कि सामने वाले से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी को बोलते हैं क्या? गिफ्ट। गिफ्ट मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अदर पार्टी। सही बोल रहा हूं ना मैं? फिर पर्पस इज व्हाट? फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब है कि सर आपका कोई एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल गेन का पर्पस नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? एक बात बताओ, अपन ने क्या करा ना, अपन बहुत पैसा कमाया, बहुत करोड़पति अपन, सीए फाइनल में ऐसे धुआंधार चल रहे, जिसका कोई नाम ही नहीं, ऐसे चले जा रहे चले जा रहे। मैंने सोचा यार अपन को पेस ने इतना बड़ा करा है, व्हाई नॉट डोनेट समथिंग टू पेस। मेरा बच्चा पढ़ेगा तो भैया, अपन ने पेस को 100 बेंचे क्या करी? डोनेट। और उन 100 बेंचों पे लिखा हुआ है डोनेटेड बाय सीए साहिल बगई। क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? है ना? पेस तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, पेस का तो काम ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अरे क्या कर रहे हो? पेस इज नॉट अ, नहीं सर पेस साईं बाबा, अरे क्या कर रहे हो भाई? पेस इज नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पेस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता तो फिर फ्री में पढ़ाते ना, तो फिर दान धर्म ऐसी बातें करते ना। क्या ये चैरिटेबल है? नहीं सर। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? 100% होगी। आपने वापस से क्या गलती करी? गिफ्ट किसको देना है? चैरिटी। सर क्वेश्चन बताएगा, हाँ क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये क्या है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई क्या? बोलो पक्का? सर एग्जाम्पल देखो, भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगनिष्ठ संस्था। योगनिष्ठ संस्था प्रिंटेड अंडरनेथ गुड विशेष फ्रॉम भूषण। क्या क्या ये एडवर्टाइजमेंट है? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ बेचारे ने क्या लिखवा है? गुड विशेष फ्रॉम भूषण। कोई दिक्कत नहीं। फिर दुर्गा देवी, वाओ नाम ही देख रहे हो, दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। देख रहे हो, जीते जी तो डोनेट करा नहीं, पर मरने के बाद टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम एंड रोड डोनेटेड बाय दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। ये तो आपने ना जाने कितनी बार देखा होगा। हम खुद ही लिख देते हैं कि स्वर्ग मिला। मेरे को कभी कभार इतनी हंसी आती है, खुद ही हम लिख देते हैं इन द हार्ट ऑफ हेवन। तुम्हें मालूम है ना उन्हें स्वर्ग मिला है? उन्हें मालूम है अपने को? डोनेटेड बाय दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। क्या इसमें जीएसटी की बातें होगी? बिल्कुल भी नहीं सर, इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट का पर्पस नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल वेयर द नेम ऑफ डोनर इज डिस्प्लेस which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of the donor's act of philanthropy। तो क्या यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन है? क्या यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन नहीं है, इसलिए देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसलिए इसके ऊपर कभी भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। 3 चीजें ध्यान रखोगे क्या? बोलो पक्का? चलो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।